आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। नार्क G1 गार्लिक, G1 लहसुन, एलिफेंट गार्लिक आजकल काफ़ी शोशा है सोशल मीडिया पे लहसुन की इस किस्म का। ये तकरीबन सीड के प्रोसेस में चल रही है। सीड का जो मौजूदा रेट है वो भी वक़्त के मुताबिक तकरीबन 3 से 3,500 पर केजी के हिसाब से इसका रेट है। किसान दोस्तों, इसकी पैदावार हमारे आम देसी लहसुन के मुकाबले में तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज़ और वज़न अच्छा होता है। तो अपनी इस सिफ्त की वजह से ये एलिफेंट गार्लिक के नाम से भी फेमस है। इसके लिए मौजूद तरीन ज़मीनें महरा और भारी महरा होती है, और इससे ज़्यादा भारी या रोही ज़मीनों में काश्त करने के लिए बेड बड़े ज़रूरी होते हैं। और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हाइब्रिड जितनी भी वैरायटीज़ हैं लहसुन में, आप उन्हें बेडों के ऊपर ही काश्त करें। और बेड का जो साइज़ है वो 2 फुट से लेकर 2.5 फुट के दरमियान कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके काश्त के हवाले से अगर हम बात करें तो सितंबर की 15 तारीख के बाद G1 लहसुन की काश्त का वक्त तकरीबन शुरू हो जाता है। और चूँकि इस वक्त टेम्परेचर मिक्सअप कंडीशन में होता है, तो किसान दोस्त क्या करते हैं कि इस लहसुन की काश्त के बाद बेडों के ऊपर पराली या घास फूस की मल्च कर देते हैं। इसके बाद तकरीबन अक्टूबर की 15 और 20 तारीख तक भी इसकी जो काश्त है वो जारी रहती है। तो यहाँ से आगे खादों के प्लान की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बात का छोटा सा इजाफा करना चाहूँगा कि मुतअद्दिद वीडियोस में माहिरीन ने G1 गार्लिक का जो खादों का शेड्यूल तैयार किया है, प्लान तैयार किया है। आप चूँकि काश्तकार हैं, आप भी इस बात को समझते हैं फसल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन ज़मीनें चूँकि एक जैसी साख्त की नहीं होती हैं, ज़मीनों की रिक्वायरमेंट जो है खादों की वो अलग अलग होती है। बेहतर तो यही होता है कि मौका देख के और वक़्त के मुताबिक हम खादों का इंतखाब करें। लेकिन फिर भी स्टेज के हिसाब से मैं कुछ खादों का ज़िक्र कर देता हूँ। तो इनमें आप 2 चीज़ों को ख़ास तौर पे फोकस करेंगे। नंबर 1 तो ऑर्गेनिक मैटर का टच है, और ये इंतहाई ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कीमियाई खादों को बिल्कुल छोड़ देंगे या स्प्रे वगैरह नहीं करेंगे। आप कीमियाई खादों के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल भी ज़रूर रखें, क्योंकि लहसुन की फसल देसी खादों को या रूढ़ी वगैरह को बहुत ज़्यादा कबूल करती है। इसलिए आपको अगर गोबर आसानी से अवेलेबल हो जाए तो आप 4 से 6 ट्राली जो है वो पर एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल ना हो तो मुर्गी खाने की वेस्ट 2 से 4 ट्राली पर एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी आपको अवेलेबल ना हो तो फिर फर्स्ट डोज में आप 1 बोरी DAP लगाएं, और किसी हद तक ऑर्गेनिक मैटर के कमी को पूरा करने के लिए या इसको कवरेज देने के लिए 2 से 3 थैले होमिक एसिड के जो है ना वो भी साथ में शामिल कर दें। इसके अलावा आप रिक्लेमर का इस्तेमाल ज़रूर करें। फर्ज़ करें आपने ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया है, रूढ़ियाँ वगैरह डाली हैं, तब भी रिक्लेमर बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीनों में डेड यूनिट में पड़े रहते हैं, और ये फौरी तौर पे पौधों को अवेलेबल नहीं होते हैं। इन्हें डीकम्पोज होकर अवेलेबल फॉर्म में आने के लिए वक्त दरकार होता है, और ये काफ़ी वक्त होता है। तो इस वक्त को कम करने के लिए बैक्टीरियाज़ की लोड़ पड़ती है। इसलिए मैंने रिक्लेमर की एप्लीकेशन आपको दी है कि जो हम ऑर्गेनिक मैटर अपनी ज़मीन में डालें, हम उससे फ़ायदा भी उठा सकें फौरी तौर पे। अगर ऑर्गेनिक मैटर आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये रिक्लेमर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरियाज अपनी खुराक की तलाश में ज़मीन के अंदर नीचे से ऊपर मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के नतीजे में हमारी ज़मीन शक्कर की तरह भुरभुरी और नरम रहती है। और ऐसी ज़मीन लहसुन की फसल के लिए सोने जैसी होती है।
इस तरह की ज़मीन में हमारे जो फसल है जीवन की, इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती हैं और इसका बल्ब जो है वो बड़ी तेज़ी से अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। इसलिए आप रिक्लेमर को भी जहन में रखें। दूसरा पॉइंट जो आपने जहन में रखना है खादों का शेड्यूल को बनाने से पहले, कि नीचे बल्ब का साइज़ बेहतर करने के लिए पौधे के ऊपर का हिस्सा जिनमें तने और पत्ते शामिल होते हैं, उनका सेहतमंद होना, ज़्यादा हरा होना इंतहाई ज़रूरी होता है। हमने शुरू में कोशिश करनी है कि हम अपने जो जीवन गार्लिक की फसल है, इसके तने और पत्तों को ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि ज़्यादा सेहतमंद पौधा ही अपने नीचे एक सेहतमंद साइज़ में हमें बल्ब तैयार करके दे सकता है। इस चीज़ को हमने फोकस करना है और इस चीज़ के लिए नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल भी बड़ा ज़रूरी है। और नाइट्रोजनी खादों में जो बेहतरीन सोर्स मेरी नज़र में आता है वो अमोनियम सल्फेट का है। आप एक पानी में अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल करें, इसके अगले पानी में आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन की एक ख़ास क्वांटिटी शामिल होती है। और कोशिश हमने ये करनी है कि तकरीबन 55 से 65 दिन के दरमियान का एक शेड्यूल जो खादों का ना वो तैयार रखना है। ज़मीनों की अलग अलग साखत होती है, कई ज़मीनें ज़्यादा पानी तलब करती हैं, कई कम पानी तलब करती हैं। तो इन 55 से 65 दिनों में हम तकरीबन 3 से लेकर 5 पाशियाँ जो हैं वो अपनी फसल को कर देते हैं, या जो इससे कम बेश भी हो सकती हैं। तो इस असना में हमने कोशिश करनी है कि हम जो पानी के साथ कुछ ना कुछ डालें। जिस तरह के एक पानी में आपने अमोनियम सल्फेट डाल दिया, दूसरे में आपने नाइट्रोफास डाल दिया, तीसरे में आप नाइट्रोफास के साथ पोटाश शामिल कर लें, या किसी के साथ माइक्रोन्यूट्रेंट शामिल कर लें। इस तरह से हमने मतलब कवरेज करनी है ये पहले जो 4-5 पानी होते हैं। अच्छा, इसके बाद तकरीबन सर्दियां जो हैं वो सर पे चढ़ी आती हैं, और सर्दियों में काश्तकार समझते हैं कि पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, और इस मद में 3 चीज़ों को हमने फोकस करना होता है। एक पेस्ट होते हैं, इनको कवरेज देनी है। इनमें ख़ास तौर पे थ्रिप्स काबिल ज़िक्र है। गार्लिक के किसान या प्याज के किसान इस बात को बखूबी जानते हैं कि थ्रिप्स जो है इन दोनों फसलों के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होता है। तो किसान दोस्त गाय बगाए अपनी फसलों का जो है ना मुआयना करते रहें। ये तने और पत्ते के बीच वाली जगह में कहीं भी हमें दिखाई दे देते हैं, और अगर ऐसा ना भी हो तो हम पत्तों के ऊपर ज़ाहिर होने वाले सिम्टम्स से अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्तों के ऊपर सफ़ेद चितरी की तरह के सिम्टम्स छोड़ देते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट के लिए हम रेडिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पायरेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एबामेक्टन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में अगर आपकी समझ में कोई बेहतर स्प्रे आता है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और काबिल गौर है कि जब सर्दियां सर पे आ जाती हैं तो फसल को जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर हम नीचे इसको किसी किस्म का फर्टिलाइज़र तकरीबन नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे पौधा चूँकि सर्दी के स्ट्रेस में होता है तो हमें फिर भी न्यूट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो फॉलियर न्यूट्रेंट का है। आप 1 या 2 स्प्रे जो है ना कोई अच्छा सा क्रॉप सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इज़ा बयान है या हेडलैंड मल्टी है, या इसके अलावा भी अगर अच्छा आपकी नज़र में कोई है तो आप उसका एक स्प्रे करवा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन में हमारे पास फंगल डिजीज़ की कवरेज है। सर्दियों में काफ़ी अटैक रहता है फंगस का, गार्लिक की फसल पे भी और प्याज की फसल पे भी। तो यहाँ पे एक मैंकोजेब एक ऐसा जहर है जो लहसुन की तकरीबन कॉमन बीमारियों को कवर करता है। तो चूँकि ये एक कॉन्टैक्ट जहर होता है, इसे हम हिफाजत के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लिहाजा इसके हम 1 या 2 रिपीटें जो है ना वो वक्तन फ़ौक्तन मैंकोज़ेब की कर देंगे, तो इससे काफ़ी हिफाजत मिलेगी हमारी फसल को। इसके बाद आखिरी टच जो है वो मैं ये देना चाहूँगा कि तकरीबन हार्वेस्टिंग से 1 महीना या 15 दिन के दरमियान में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे ज़रूर करवाएं। इससे फ्रूटिंग की शाइनिंग भी बेहतर हो जाती है। और स्टोरेज के बाद कुछ मसले आते हैं फसल को। पिछले साल दोस्तों ने व्हाट्सएप भी की हैं तस्वीरें, और प्लांटिक्स पे भी काफ़ी ये क्लेम मिला है कि जो बल्ब होते हैं उनका जो नीचे रूट जोन होता है वहाँ पे गलाव शुरू हो जाता है। तो ये हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर देंगे तो उससे हमें एक तो फ्रूट की शाइनिंग भी मिल जाती है, और दूसरा इस तरह के जो क्लेम स्टोरेज के वक्त होते हैं तो वो भी ना होंगे। सीड के मुताल्लिक अगर हम बात करें तो अरशद ज़मान साहब, इनका मैं नंबर जो स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मैं डाल देता हूँ। ये खुद भी बीज का काम करते हैं और इनके हल्का अहबाब में भी जीवन लहसन का बीज तैयार करते हैं। ये आपका वसीला जो है ना वो बन जाएंगे बीज की को हासिल करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।